गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग अजय वीर। मैम यस मानसी। मैम आपने मेरे क्वेश्चन देखे थे अकाउंट्स के, सही थे? अकाउंट्स के, हाँ आपने मुझे भेजा तो था, पर मैंने एक ही क्वेश्चन देखा है बेटा, पूरे नहीं देखे हैं। 3 किए हैं आपने, फर्स्ट सेकंड थर्ड? ओके मैम। ठीक है, मैं नेक्स्ट सेशन से पहले मैम 5th तक कर लिए। 5th मैं नेक्स्ट सेशन से पहले मैम 5th तक कर लिए मैंने। 5th तक, चलिए गुड। थर्ड वाला समझ आ गया था आराम से मानसी? हाँ मैम, उसमें कुछ नहीं था, उसमें वो कह रहे थे कि शेयर करना है तो लोन का बनाना था, सिर्फ लोन लेना था मैम। मैंने इसीलिए आपको 6% कहा लोन था, वो था और देखने मैम में ऐसा लग रहा है पर वो क्वेश्चन अच्छा है। 6 महीने का उस पर इंटरेस्ट लगाना था, बस मैम आंसर निकल जाता, फिर बैलेंस ठीक है, फिगर ठहर निकल के जाता। खा लेना, प्लेट में रख। ठीक है बेटा, ठीक है। चलिए, नाउ दिस वन इज बिजनेस स्टडीज पीरियड, है ना? तो Yes, ma'am. वी हैव डन टिल सिग्निफिकेंस। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक हियर द ऑप्शन स्टार्ट वीडियो। आप जब भी ज्वाइन करते हैं जस्ट स्टार्ट वीडियो बेटा, क्लिक हियर द ऑप्शन स्टार्ट वीडियो। यस, Akanksha, you have done any doubt regarding the questions of business studies beta? नो मैम। ठीक है बेटा, हमने किया था अजयवीर, आप कल नहीं थे बेटा सेशन में, व्हाट हैपन बेटा? अजयवीर म्यूट हो आप। मैम अब आई बस। हाँ, अब आ रही, अब आ रही। बेटे कल नहीं थे। अनस्टेबल हो रहा है। चलिए, कैन वी स्टार्ट? कैन वी स्टार्ट बेटा नाउ? Ajayveer, we have done in accountancy also, we have done some questions. आप कल नहीं थे तो देख लेना, अगर कोई डाउट होगी अकाउंटेंसी के सेशन में ना आपको समझा दूंगी बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग युवराज। युवराज, अंशदीप बेटा, क्लिक ऑन द ऑप्शन स्टार्ट वीडियो। और बेटे आपको हर सेशन में करना पड़ेगा, बिकॉज इट्स कंपल्सरी दैट इन एवरी सेशन यू हैव टू क्लिक एट दिस ऑप्शन। आपको हर टीचर ही कहेगा, तो बी मेंटली प्रिपेयर फॉर दैट कि सबने कहना ही है, बिकॉज इट्स अ रूल। और देखो, आप एक दूसरे को देख रहे हो, कितना अच्छा लग रहा है। युवराज इज वेरी हैप्पी टू सी ऑल ऑफ यू, अजयवीर इज वेरी हैप्पी टू सी ऑल ऑफ यू। तो अच्छा तो लगता है, एक दूसरे को देखते हैं। तो जब हमारा स्कूल खुलेगा तो कम से कम हम ऐसा तो नहीं देखने लगेगा कि अरे ये कैसा हो गया छुट्टियों में। तो एक दूसरे को देखते रहना चाहिए, अच्छा लगता है ना? तो इट्स बेटर कि क्लिक कीजिए स्टार्ट वीडियो ऑप्शन। फाइन। चलिए बेटा, लेट्स स्टार्ट विथ द टुडे वी आर गोइंग टू डू अबाउट Henry Fayol. I have shared with you that there are two scientists, Henry Fayol and F.W. Taylor. Today we are going to discuss about their life and the contributions they have given to the society. Fine? Chaliye. I'm going to share one screen with you. This we have done yesterday, that is the significance of principles of management. Now we have started with the Taylor scientific management. Taylor का full name क्या है? F.W. Taylor. It means Frederick Winslow Taylor. बेटा ये पूरी चैप्टर में ना F.W. Taylor ही दिखाई देगा, कहीं भी नहीं लिखा हुआ पूरा नाम, सिर्फ स्टार्टिंग में लिखा था। तो आपको पूरा नाम आना चाहिए, मल्टीपल चॉइस में आ सकता है।
खैर ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका पूरा नाम आना, पर फिर भी यू मस्ट नो दैट, क्योंकि हमें नहीं पता व्हेन मल्टीपल चॉइस विल बी इजी. Taylor's scientific management. Scientific manage. अच्छा, is this visible to everyone? Yes, ma'am. Okay. Taylor's scientific management. इसकी last 2 lines है बेटा सिर्फ इस पेज की, बाकी we have done the rest of the page. Scientific management refers to an important stream of one of the earlier schools of thought of management referred to as a classical school. आपको मैंने बताया था कि जो F.W. टेलर है और जो हेनरी फ्योल है, ये कौन से लेवल से रिलेट करते हैं? क्लासिकल स्कूल से. तो याद रखिए, दे बिलोंग टू द क्लासिकल स्कूल. देयर आर सो मेनी डिफरेंट स्कूल्स का मतलब होता है बहुत अलग अलग लेवल्स हैं. तो ये कौन से लेवल को बिलोंग करते हैं? उस लेवल का नाम है क्लासिकल स्कूल. The other two streams belonging to classical school are Fiore's administrative theory and Max Weber bureaucracy. बेटा इसने लिखा है कि क्लासिकल स्कूल से 3 लोग रिलेट करते हैं. फिर से देखिए, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि क्लासिकल स्कूल से कितने लोग रिलेट करते हैं? 3. सबसे पहले है F.W. टेलर, दूसरा है फ्योल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी. फ्योल मतलब होता है हेनरी फ्योल, हेनरी फ्योल की एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी. तीसरा है मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेसी थ्योरी. मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेसी थ्योरी आपके सिलेबस में नहीं है. उन्होंने सिंपल बताया है कि क्लासिकल स्कूल में 3 लोग आते हैं. सबसे पहले है हेनरी फ्योल, F.W. टेलर और वेबर, मैक्स वेबर. We will not be describing bureaucracy here. उसने कहा हम ब्यूरोक्रेसी बारे में नहीं करेंगे क्योंकि हमारे 12th में ब्यूरोक्रेसी नहीं है. The discussion of Fiole's principles will follow the discussion of scientific management. Will follow. उसने कहा है कि जब हम साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हेनरी फ्योल के बारे में. तो पहले किसके बारे में डिस्कशन हो रही है? F.W. टेलर, हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. अब आ गया नेक्स्ट, फ्रेडरिक विंसलो टेलर. इसका डेट ऑफ बर्थ बता रखा है, मार्च 20, 1986 टिल मार्च 21, 1950. वॉज एन अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर. ये चीजें याद करनी पड़ेंगी, वेरी इंपॉर्टेंट. उसके करेक्टर स्केच के बारे में आ सकता है, थोड़ा सा आपको याद करना है. Was an American mechanical engineer who sought to improve industrial efficiency. ये क्या था? एक अमेरिका मैकेनिकल इंजीनियर था और ये इसकी क्या कोशिश थी हमेशा कि मैं किस तरीके से पूरी इंडस्ट्री की एफिशिएंसी को इंक्रीज करूं. 1875 he became an apprentice mechanist learning factory condition at a grassroots level. Apprentice mechanist का मतलब होता है ये दूसरे एक एक्सपर्ट के साथ काम करता था. अप्रेंटिसशिप होता है मतलब कि जब ये इंडस्ट्री में फैक्ट्री में वर्क करते हुए उसे सीखना, उसे बोलते हैं अप्रेंटिस ट्रेनिंग. मतलब कि ये सबसे पहले क्या था? मैकेनिक था. मैंने आपको एक बात बताई थी ना, F.W. टेलर का जो करियर है वो कहाँ से शुरू हुआ था? लोअर लेवल से. तो स्टार्टिंग में ये पर्सन क्या था? मैकेनिकल का था. अप्रेंटिस मैकेनिस्ट का मतलब होता है ये एक्सपर्ट के साथ मिलके सीखता था. इट मीन्स कि ये बिगिनिंग में क्या था? मैकेनिकल था. लर्निंग फैक्ट्री कंडीशंस एट द ग्रास रूट लेवल. इसका मतलब जब ये मैकेनिक था, मैकेनिक कौन लोग होते हैं? जो लोअर लेवल में होते हैं और उनको बिल्कुल लोअर लेवल के बारे में हर डिटेल पता होती है कि हर वर्कर को क्या क्या प्रॉब्लम आती है, हर वर्कर को क्या क्या करना पड़ता है. ही अर्न्ड अ डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग. उसकी डिग्री किसमें थी? मैकेनिकल इंजीनियरिंग. हाँ जी मैम, आपकी आवाज बीच में चली गई थी तो समझ में नहीं आया आपने क्या बोला. क्लियर नहीं आ रही है मेरी आवाज? इसी इसको बंद करें या तो. ओके बेटा, देखती हूँ. हाँ जी, अब बताइए, अब ठीक है बेटा वॉइस? मानसी, अब वॉइस ठीक है? मानसी, नाउ माय वॉइस इज फाइन? यस मैम. ठीक है. अच्छा, अब देखिए बेटा, ये मैं यहाँ से पढ़ा रही थी, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ अगर नहीं समझ आए किसी को.
ये सेकंड पैराग्राफ से फेडरिक विंसले टेलर, बेटा पहले तो हमें इसकी पता होनी चाहिए डेट ऑफ बर्थ टिल डेट ऑफ डेथ। उसके बाद उसने कहा ये कौन था, वॉज अ अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर। और ये पर्सन का क्या मेन मोटिव था कि वी हैव टू इम्प्रूव इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी। 1874 में हमने ये अपॉइंट हुआ था एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, एज अ मैकेनिकल, ठीक है, एज अ मैकेनिकल अपॉइंट हुआ था। मैकेनिकल का मतलब है कि ही वर्क्स विद द वर्कर एट द ग्राउंड लेवल, मतलब कि ये लोअर लेवल पे अपॉइंट हुआ था। स्टार्टिंग में ये मैनेजर नहीं था, इस पॉइंट को इंपॉर्टेंटली नोट करिए। वो स्टार्टिंग में एक मैकेनिक था सिर्फ, इंजीनियर नहीं था। मैकेनिक कौन सा होता है, सबॉर्डिनेट लेवल पे है। इंजीनियर क्या है, इंजीनियर सुपीरियर लेवल पे है। तो स्टार्टिंग में वो कैसा था, एज अ वर्कर। तो वर्कर की जो कंडीशंस होती हैं, उनको साथ क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके साथ वो क्या था, वेल अवेयर था। He earned a degree in mechanical engineering. उसने साथ साथ एजुकेशन की और and he got a degree of mechanical engineer. He was one of the intellectual leaders of the efficiency movement and was highly influential in reshaping the factory system of production. उसने कहा कि बहुत गुड इंटेलेक्चुअल लीडर था और इसका इन्फ्लुएंस क्या था कि मुझे प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है। ये एज अ वर्कर क्या सोचता था कि मुझे किसी तरीके से भी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है। You must appreciate that he belonged to the era of industrial revolution characterized by mass production. वो कह रहे हैं कि ये पर्सन उस टाइम का है जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था तो आपको पता है उस समय क्या आया था। सबसे पहले तो बेटा जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपने पढ़ा भी होगा बिजनेस स्टडीज में या इको में पढ़ा होगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब शुरू हुआ था तो सबसे पहले बहुत कम लोगों ऑनर थे इंडस्ट्रीज के। तो उस समय थोड़ा सामान प्रोड्यूस होता था, लेकिन जितना भी प्रोड्यूस होता था सारा बिक जाता था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इंडस्ट्रीज और बढ़ गई। अब इंडस्ट्रीज बढ़ने से क्या हुआ, हर कोई प्रोड्यूस कर रहा था तो हर किसी को प्रॉफिट नहीं हो रहा था, तो प्रॉफिट उसको हो रहा था जो मास प्रोडक्शन कर रहा था। उस टाइम सेकंड स्टेप आया था मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन मतलब है जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर रहा था उसकी कॉस्ट क्या हो रहा था, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज टू स्केल पढ़ा है ना आपने कि जितना ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे उतना पर यूनिट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, कम होगी। तो ये पर्सन उस एरा को बिलोंग करता है जब क्या था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी और साथ में क्या था, मास प्रोडक्शन। ठीक, आगे नीचे देखिए, फेडरिक विंसलो टेलर, फाउंडर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट। सबसे पहले इसका लाइफ टाइम दिया है, इसका प्रोफेशन दिया है, इसकी एजुकेशन दी है, ठीक। पोजीशंस हेड, अप्रेंटाइज मैकेनिस्ट था ये। फिर उसके बाद देखिए क्या बन गया, ये एग्जीक्यूटिव बन गया सीधा ही। फिर वो क्या बन गया, एट बैथलेम फ्रॉम कंपनी लेटर बिकम बैथलेम स्टील कंपनी। फिर वो प्रोफेसर बना, फिर वो प्रेसिडेंट बना। मतलब कि इसकी ग्रोथ देखिए, ये एक मैकेनिक से कहां तक पहुंच गया, प्रेसिडेंट तक पहुंच गया। मतलब कि इसने इतने हार्ड लेबर से लोअर लेवल से ये सबसे ऊपर वाले लेवल में पहुंच गया। आपने कॉपी में नोट्स में ये लिखना है क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे पास कोई भी क्वेश्चन नहीं है। आप ऊपर लिखेंगे राइट अ ब्रीफ नोट ऑन फेडरिक विंसलो टेलर। उसमें आपको क्या लिखना है, उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, वो अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर था, 1874 वो अप्रेंटिस मैकेनिस्ट बना, ठीक है। और उसके पास कौन सी डिग्री थी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री थी, ठीक है। और साथ में ये नीचे कुछ कुछ लिख सकते हैं जो आपको यहाँ पे उसकी राइटिंग्स, एक दो राइटिंग्स उसकी लिख लीजिए। मींस ये आपको नोट्स में लिखना है फेडरिक विंसे टेलर की कैरेक्टर स्केच के बारे में। पर आप कैरेक्टर स्केच वर्ड नहीं यूज करोगे क्योंकि हम वो इंग्लिश में करते हैं। लिखोगे नोट्स ऑन फेडरिक विंसले टेलर। इसके बारे में आप मतलब कि आपने 150 वर्ड्स में लिखना है कि अगर कोई क्वेश्चन आ भी जाएगा इसके लाइफस्टाइल के बारे में ताकि हम कर सकें, ठीक है। और बताइए इधर हर्षल, एनी क्वेश्चन? हाँ अरमान, कुछ पूछना है आपको? जिससे पूछूंगी वो अपनी वीडियो ऑन करे ताकि मुझे पता चलेगी। कार्तिक, यस, क्लिक एट द ऑप्शन स्टार्ट वीडियो और बताइए एनी डाउट यू आर हैविंग। यस कार्तिक, कार्तिक, इज माय वॉइस विजिबल, ऑडिबल? मैम मैं अभी अभी आया हूँ जस्ट, मैम कनेक्शन नहीं था ना, वाईफाई लगाया था अभी। अच्छा,
कार्तिक अभी हमने किया है फेडरिक मैं विंसे वो सही से टेलर। नहीं आता। ठीक है, फेडरिक विंसे टेलर एक बेटा साइंटिस्ट है, उसके बारे में मैंने इंफॉर्मेशन बताई है, अभी कुछ खास नहीं किया हमने, हाँ सिर्फ बताया। मैम इतना सुना था मैंने कि इंजीनियर है वो, हाँ ठीक है, बस यही बताया। ठीक है, वो मैकेनिकल स्टार्टिंग में इंजीनियर। क्या था, एज अ मैकेनिकल अपॉइंट हुआ था, लेकिन बाद में वो अपनी हार्ड वर्क एंड हार्ड लेबर की वजह से, इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी की वजह से वो कहाँ तक पहुंच गया, देखो लिखा हुआ है 5th पॉइंट में, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स। मतलब कि वो इतना यस हाई लेवल पे पहुंच गया ड्यू टू हिज हार्ड वर्क एंड स्ट्रगल। और एक चीज और इम्पोर्टेंट है, ये कौन से टाइम पीरियड का है, when the industrial revolution started, और हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में कौन से लेवल में पहुंच गए थे, मास प्रोडक्शन में, मेरे ख्याल से सेकंड लेवल था, आपने इको में पढ़ा होगा, दिस सेकंड लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये उस समय का यस पर्सन मैम। है, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। ठीक बेटा, ये पीछे ना हमने फिलहाल ये डिसाइड किया है, वी आर गोइंग टू डू द एनसीईआरटी क्वेश्चंस इन द कॉपी, लेकिन आप फेडरिक विंस्ले टेलर के कुछ लाइफ के बारे में जो मैंने अभी डिस्कस किया है वो अपनी नोट्स में लिखेंगे, और दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ये मल्टीपल चॉइस में 1 नंबर का आ सकता है। फाइन, उसकी क्वालिफिकेशन में बारे में पूछ सकते हैं, उसका बर्थ डेट के बारे में पूछ सकते हैं, तो ये भी पूछ सकते हैं कि लास्ट में जब उसकी डेथ के कुछ साल पहले वो किस पोजीशन पे था, तो हम लिख सकते हैं प्रेसिडेंट था। तो इस पेज को थोड़ा सा अच्छे से रीड कर लीजिए, यस ये मल्टीपल चॉइस में आ सकता है। ठीक, कैन आई कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पेज? यस मैम। चलो नेक्स्ट करते हैं। यस मैम। ये आ गया बेटा, ये ना बच्चे उसी के बारे में लिखा हुआ है, टेलर के बारे में, यू मस्ट अप्रिशिएटेड दैट एवरी न्यू डेवलपमेंट टेक्स सम टाइम टू बी परफेक्ट, ये उसी पर्सन के बारे में थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री लिखी हुई है, तो आप इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे, और आपको जो लगेगा कि लिटिल बिट कुछ इंपॉर्टेंट है उसके नोट्स बना लीजिए, अदरवाइज दिस वन इज नॉट टू मच इंपॉर्टेंट। हल्की सी उसके लाइफस्टाइल के बारे में लिखा है, जो मैंने आपको अभी पीछे वो नहीं ब्रीफिंग वाला नहीं दिखाया है, उसी को डिटेल में लिखा है और कुछ नहीं। ठीक, अब जो मेन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अगर आपसे कोई पूछे, हाँ, क्वेश्चन फॉर अजयवीर, यस अजयवीर, देयर इज वन क्वेश्चन फॉर यू, हु इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, सॉरी, हु इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? हाँ जी अजयवीर, दिस इज क्वेश्चन फॉर यू, हु इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? Ajavir, unmute yourself, you are mute. Ajavir, what happened? Who is known as the father of scientific management? मैम पीटर ड्रकर। हाँ, पीटर ड्रकर। नहीं बेटा, अभी तो पढ़ा है FW टेलर। ये कहाँ से पढ़ लिया तुमने पीटर ड्रकर? वो तो हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं। मैम ये प्रेजेंट का है, यहाँ पे देखा। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये तो नाम ही मैंने इस पर्सन का अभी तक लिया। तुम कुछ घर में कुछ ज्यादा ही पढ़ रहे हो मुझे लगता है। बेटा FW टेलर है, अभी तो मैंने बताया है आपको। यस मैम। हाँ, यस मैम, FW टेलर, फ्रेडरिक W टेलर। फ्रेडरिक यस मैम। विंस्ले टेलर। फ्रेडरिक विंस्ले टेलर इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। देखो, दो तरीके के हम मैनेजमेंट पढ़ेंगे, एक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, एक साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट का जब भी नाम आएगा तो उसमें एक पर्सन का नाम आएगा FW टेलर। बस, साइंटिफिक मैनेजमेंट का कनेक्शन किसके साथ है? FW टेलर। और जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है उसका कनेक्शन किसके साथ है? हेनरी फ्योल। वो हमने नहीं पढ़ा अभी तक। तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं? साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम के साथ किसका नाम जुड़ा है? FW टेलर। अब मैं ऐसे ही बीच में से किसी से क्वेश्चन पूछूंगी, थोड़ा प्लीज बी अटेंटिव। प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। In the earlier days of industrial revolution,
In the absence of an established theory of factory organization, factory workers or managerials rely on personal judgment in attending to the problems they confronted in the course of managing their rule. बेटा उसने कहा है कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग हुई थी, बिगिनिंग हुई थी, तब हमने कोई भी फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई थ्योरी नहीं बनाई थी, क्योंकि तब हम किसी के पास इतना समय नहीं था कि उसने ये सब सोचा हो कि कैसे थ्योरी बनेगी, क्या बनेगी। तो जो फैक्ट्री के ऑनर्स थे, जो मैनेजर्स थे ना, अगर उनको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती थी तो वो अपने हिसाब से कर लेते, पर्सनल जजमेंट। जैसे कि हमने अभी थोड़े दिन पहले पढ़ा था कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है वो मैनेजर को गाइड करते हैं, लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं था। जब ऑनर्स को और फैक्ट्री ऑनर्स को और मैनेजर्स को कोई दिक्कतें आती थी, प्रॉब्लम आती थी, तो वो अपने हिसाब से, अपनी पर्सनल जजमेंट के हिसाब से कर लेते थे। दिस इज व्हाट इज रेफर टू अ रूल ऑफ थंब। इसे बोलते हैं रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब है कि अरे जब भी ये दिक्कत आती है हम ऐसे कर लेते हैं, पर आपसे कोई पूछे ऐसा क्यों करते हो, आप कहते हो पता नहीं, सॉल्यूशन मिल जाता है। उसे बोलते हैं रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब मतलब है कि जो हम पुराने जमाने में करते आ रहे हैं, क्यों करते आ रहे हैं, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, उसे बोलते हैं रूल ऑफ थंब। क्योंकि कोई काम करने से जब हमें सक्सेस मिलती है तो हम उसका लॉजिक जानने की कोशिश नहीं करते हैं, हम कहते हैं कि हाँ हो तो गया तो ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, रूल ऑफ थंब। तो वो कह रही स्टार्टिंग में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी, कोई भी फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई भी थ्योरी नहीं थी। जब भी हमारे जो मैनेजर्स हैं, जब भी हमारे ऑनर्स हैं, उनको कोई परेशानी आती थी तो वो अपने हिसाब से, पर्सनल जजमेंट से कर लेते थे। और जब एक की परेशानी ठीक हो जाती थी तो दूसरा भी कहता था हाँ उसने जो रूल किया था मैं भी वही फॉलो कर लूंगा, बिना सोचे कि वेदर उसके पीछे कोई लॉजिक है या नहीं। तो उसे क्या हम बोलते थे, रूल ऑफ थंब। Managing factories by rule of thumb enabled them to handle the situation as they rose, but suffered from the limitations of a trial and error approach. उसने कहा कि रूल ऑफ थंब से काम तो चल रहा था, लेकिन उसमें बहुत सारी कमियां थी, ट्रायल एंड एरर अप्रोच। अच्छा, मुझे निशा बताएगी ट्रायल एरर अप्रोच क्या है। निशा, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ट्रायल एंड एरर अप्रोच? मैम मतलब हम लोग जो भी अपने बिजनेस में करने जा रहे हैं, पहले एक बार उसको ट्राई और मतलब उसके प्रोज और कॉन्स पता चले। हाँ ठीक कह रहे हो। ट्रायल एंड एरर का मतलब होता है कि किसी भी सॉल्यूशन को ढूंढने के जैसे 5 तरीके हमने सोच लिए, हर किसी को सॉल्व करके देख लिया, जिसमें निकल गया निकल गया, इससे बोलते हैं ट्रायल एंड एरर अप्रोच। मतलब कि कोई पर्टिकुलर हमने मेथड यूज नहीं किया। देखो एक काम को करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, है ना। तो हमें क्या चाहिए, हमें पहले हर मेथड की डिटेल में जाओ, किसका क्या बेनिफिट है, किसका क्या लॉस है, फिर एक मेथड यूज करो, उससे काम करो। ये होता है साइंटिफिक तरीका काम करने का। लेकिन हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है, एक काम करने के 4 मेथड, अरे चारों करके देख लो, जिससे हो गया हो गया। उससे क्या होगा, ट्रायल एंड एरर से आपका समय वेस्ट होगा, है ना, और आपको समझ भी नहीं आएगा, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं चला किससे हो गया। और फिर अगली बार जब सेम प्रॉब्लम आएगी फिर क्या करोगे, फिर ट्रायल करोगे। तो ये क्या होता है, ट्रायल एंड एरर अप्रोच कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, इसके पीछे तुक्का है। जैसे मैं किसी को अकाउंट्स का क्वेश्चन निकालने के लिए तो समझ नहीं आया, उसने पर घुमा फिरा के सब कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे आ गया। वो होती है ट्रायल एंड अप्रोच, ट्रायल एंड एरर अप्रोच, कि हमने घुमा फिरा के आंसर निकाल दिया। कोई पूछे तुम्हें समझ आया नहीं, तो वो दैट इज नॉट राइट। तो उसने कहा है कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी तब किसी के पास कोई थ्योरी नहीं थी, रूल ऑफ थंब चल रहा था। रूल ऑफ थंब का मतलब होता है हर कोई अपने अंदाजे से सॉल्यूशंस ढूंढ रहा था। जब रूल ऑफ थंब फॉलो करते हैं तो किस अप्रोच को यूज करते हैं, ट्रायल एंड एरर अप्रोच। For their experience to be emulated, it was important to know what work and why does it work. उसने कहा पर हमें ये तो पता होना चाहिए कि हमने ऐसा क्यों करा, ये किसी को नहीं पता था। For this, next page is visible to everyone. मैम लास्ट में जो आप बोल रहे थे उसकी आवाज नहीं आई। आप हाँ कोई बात नहीं, उसमें कुछ नहीं था। उसने कहा था कि ट्रायल एंड एरर अप्रोच ना करने के लिए हम क्या करेंगे, बस यही था। ट्रायल एंड अप्रोच ना हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे। आगे पढ़िए, आगे देखिए। We need to follow an approach that was based on the method of science.
वही बात आ गई जो मैंने आपको बताया था। उसने कहा है कि ट्रायल मेथड आ रहा था, ट्रायल एंड एरर अप्रोच यूज कर रहे थे हम, रूल ऑफ थंब कर रहे थे, पर वो एक सही तरीका नहीं था, क्योंकि हमें ये ही नहीं पता था कि ऐसा क्यों हुआ है। तो ये सब फॉलो करने के लिए हमें क्या चाहिए? मेथड चाहिए साइंस का। देयर शुड बी सम साइंस। साइंस का मतलब होता है हर चीज के पीछे लॉजिक होना चाहिए। डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, पहले आप प्रॉब्लम को डिफाइन करो। डेवलपिंग ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस का मतलब होता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे सॉल्यूशंस ढूंढो, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। एंटिसिपेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस, हर सॉल्यूशन का क्या इफेक्ट होगा वो ढूंढो। मेजरिंग प्रोग्रेस एंड ड्राइंग कंक्लूजन्स, फिर देखो कि किसका पॉजिटिव इफेक्ट सबसे ज्यादा है, वो हमारा फाइनल है, और उसी को कंक्लूजन के लिए यूज करो। इसे बोलते हैं साइंटिफिक मेथड। फिर से बता रही हूँ साइंटिफिक मेथड क्या है। सबसे पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करो कि प्रॉब्लम क्यों हुई है, उसके बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ऑल्टरनेटिव्स ढूंढो। बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, लेकिन हर ऑल्टरनेटिव के बारे में सोचो कि इस ऑल्टरनेटिव को अगर यूज करेंगे तो क्या बेनिफिट होगा, क्या लॉस होगा। फिर हर ऑल्टरनेटिव में से ढूंढो कौन सा ऑल्टरनेटिव सबसे बढ़िया है, कौन सा ऑल्टरनेटिव बेस्ट होगा, विच वॉज हैविंग मिनिमम डीमेरिट्स एंड मोर मेरिट्स, और उसको क्या करो, फाइनल करो। और जब भी प्रॉब्लम अराइज हो सिमिलर नेचर की, तो तब ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपने तो ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया, तो वो आपका क्या है, सॉल्यूशन है। इसे बोलते हैं साइंटिफिक मेथड। In this scenario, Taylor emerged as a father of scientific management. देखिए ये लाइन आ गई जो मैं आपको बहुत देर से समझा रही हूँ कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है, F.W. टेलर। टेलर, F.W. टेलर एक ही बात है, उसका पूरा नाम है F.W. टेलर। He proposed scientific management as opposed to the rule of thumb. इस लाइन का क्या मतलब? He proposed scientific management as opposed to the rule of thumb. हाँ जी, ये मुझे अंशदीप बताएगी। अंशदीप, इस लाइन का क्या मतलब हुआ बेटा? He proposed scientific management as opposed to rule of thumb. यस अंशदीप, बताइए इस लाइन का क्या मीनिंग है? Yes, where is Anshdeep? Yes, Ritik, you let me know the meaning of this line. Nidit? Nidit? Mansi? Yes, Mansi? Mansi, Nisha? Yes, ma'am. Ma'am, your voice is not audible. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ मैं वही तो आपसे पूछ रही थी, बहुत स्टूडेंट से पूछा है मैंने तभी। अब आ रही है बेटा? अब हल्की हल्की आ रही मैम, आपकी आवाज में बीच में कट जा रही है और आप समझ Yes, में ma'am. आ रहा है बेटे मुझे लग रहा है आज ना नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। हाँ मैम। आज नेटवर्क, क्योंकि मैंने बहुत सब स्टूडेंट्स को, ऋतिक को भी कहा, अंशदीप को कहा, नो रिस्पॉन्स वाज देयर, तो सो आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम इन नेटवर्क टुडे। Yes, ma'am. आज नेटवर्किंग प्रॉब्लम याद ही है कुछ बेटा। समझा रहे हो लेकिन बीच बीच में जो लाइनें समझा रहे हो हम समझ नहीं पा रहे हैं, आपका हाँ। नेटवर्क चला जा रहा है। चलिए मैं फिर से बता देती हूँ बेटे अभी ना मैंने सिर्फ इतना ही बताया। ये देखो एक इंपॉर्टेंट लाइन थी जो मैं इसका मीनिंग पूछना चाह रही थी आपसे। ये देखो फर्स्ट पैराग्राफ में सेकंड लाइन, ही प्रपोज साइंटिफिक मैनेजमेंट एज अपोज टू द रूल ऑफ थंब। इस लाइन का मीनिंग जानना चाहती हूँ आप लोगों से, क्या है? मैम आपने अभी रूल ऑफ थंब का मतलब बताया था कि ट्राई और एरर लोग करते हैं कि
ट्राई करते हैं या फिर हाँ, कुछ हाँ, हाँ, एनालिटिकल, वही सेम चीज है मैम इसमें कि उसमें उसने यही सिनेरियो बताया था सिग्निफिकेंट और मैनेजमेंट में। बेटा इस लाइन का मतलब है ही प्रपोज साइंटिफिक मैनेजमेंट। उसने कहा है कि रूल ऑफ थंब को हटा दो, रूल ऑफ थंब हटा के किसे यूज करो, साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये उसने कहा है। मतलब कि पुराने समय में लोग क्या यूज कर रहे थे, रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब क्या होता है कि हमेशा कोई प्रॉब्लम आती है तो हम हिट एंड ट्रायल से कर लेते हैं, अंदाजे से कर लेते हैं। रूल ऑफ थंब का मतलब होता है अंदाजा, कि पिछले समय से चलता आ रहा है, कोई पूछे क्यों करते हो, हमें नहीं पता, उसे बोलते हैं रूल ऑफ थंब। लेकिन उसने कहा रूल ऑफ थंब को कैंसिल कर दो, खत्म कर दो, उसकी जगह क्या ढूंढो, साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है बताओ आप में से कोई। अभी मैंने बताया था साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होती है। हाँ, कौन बता सकता है? नुजत आप ट्राई करो बेटा, साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है? मैम साइंटिफिक मैनेजमेंट इज लाइक अ मेथड ऑफ साइंस हाँ, विच सॉल्व द प्रॉब्लम। बिल्कुल। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब है हर प्रॉब्लम को डिफाइन करो, उसके डिफरेंट ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस ढूंढो, हर सॉल्यूशन के बारे में उसके कॉन्सिक्वेंसेस ढूंढो, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर उसमें से एक मेथड यूज करो। इसे क्या बोलते हैं? साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो टेलर ने क्या कहा था कि रूल ऑफ थंब को हटा दो, उसकी जगह क्या लिखो, साइंस को प्रेफरेंस दिया था। सिंपल मतलब है कि हर चीज का लॉजिक ढूंढो। रूल ऑफ थंब का मतलब था कि हाँ ये काम ऐसे करना है, क्यों करना है हमें नहीं पता, उसने कहा ये गलत है। ठीक, आगे देखिए। He broke up human activity into small parts and found that how it could be done effectively. उसने कहा है कि पूरे काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटो और फिर उसे काम को देखो बहुत अच्छे से होगा, इन लेस टाइम एंड विद इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। समय कम लगेगा, क्यों? क्योंकि हमने एक काम को 10 लोगों के बीच में बांट दिया, सब थोड़ा थोड़ा करेंगे, मिलके काम क्या होगा, जल्दी हो जाएगा। It implies conducting business activities according to standardized tools, methods, and trained personnel in order to increase the output, improve its quality, and reduce cost. उसने कहा है कि हम बिजनेस में स्टैंडर्डाइज टूल यूज करें। स्टैंडर्डाइज टूल मतलब होते हैं सही तरीके के, क्वालिटी लो वाले नहीं होने चाहिए, स्टैंडर्ड होने चाहिए। और जो हमारे लोग काम करेंगे वो ट्रेंड होने चाहिए, मतलब कि जो टूल्स होंगे वो भी अच्छे हों, एम्प्लॉयज भी अच्छे हों, तब क्या होगा, हमारी आउटपुट इंक्रीज होगी, हमारी क्वालिटी इंप्रूव होगी, और वेस्ट हमारा कम होगा और कॉस्ट हमारी रिड्यूस होगी। फिर से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसने कहा है कि हमें क्या करना चाहिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट में सारा कुछ आएगा। साइंटिफिक मैनेजमेंट कहता है हमें टूल्स भी स्टैंडर्डाइज यूज करने चाहिए, और हमारे पर्सोनल क्या हो, वो ट्रेंड हो, उनको सब आता हो, उन्हीं को रखो, राइट पीपल को राइट काम दो। इससे क्या होगा, हमारी आउटपुट इंक्रीज होगी, आउटपुट इंक्रीज होगी, हमारी क्वालिटी इंप्रूव होगी। जब हमारे वर्कर्स ट्रेंड होंगे तो वेस्टेज कम होगी, अगर वेस्टेज कम होगी तो कॉस्ट क्या होगी, रिड्यूस होगी। क्लियर हुआ बेटा ये पॉइंट? विनीत, पॉइंट इज क्लियर? यस मैम। ठीक है, हाँ विनीत की आवाज तो बहुत अच्छे से आई। ठीक, इन द वर्ड्स ऑफ टेलर, अब ये लास्ट पैराग्राफ पढ़ रही हूँ। इन द वर्ड्स ऑफ टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स नोइंग एग्जैक्टली, इसे अंडरलाइन कर लेना, knowing exactly what you want men to do and seeing that they do it in the best and the cheapest way. उसने कहा साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि आपको पता होना चाहिए आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से क्या करवाना है। हर बंदे का रोल मैनेजमेंट को पता होना चाहिए, और आपने देखना है कि वो बहुत अच्छे तरीके से, कि बेस्ट से, और करते समय क्या करे, वो चीपेस्ट वे से करे। चीपेस्ट वे का क्या मतलब हुआ जसकीरत? जसकीरत, या चीपेस्ट वे का क्या मतलब है? सस्ता सस्ता सामान यूज करना। मैम हाँ बोलो बेटे, कोई बात नहीं, गलत होगा नो प्रॉब्लम। क्या मतलब हुआ चीपेस्ट वे का? मैम चीपेस्ट वे मतलब एक तरह से इजी वे से करे, और बिल्कुल बेटा इसका मतलब है गलतियां ना करे, ठीक है, वेस्ट ना करे। वेस्ट नहीं करेगा तो चीप ही तो होगा, कॉस्ट कम होगी, इसका ये मतलब है। चीपेस्ट वे का मतलब है कि वो ट्रेंड पर्सन होगा, आपने जो काम पर्सन को दिया है देखना भी है, उसके ऊपर नजर रखनी है कि वो बेस्ट तरीके से करे। बेस्ट क्या होता है? जब आप गलतियां नहीं करोगे। अब मैंने आपको अभी क्लास में चार्ट बनाने के लिए दिया, ये दे के मैं चली गई हूँ, ऐसा नहीं, मैं बीच में आके देखूंगी, विजिलेंट रहूंगी कि तुम ठीक कर रहे हो नहीं कर रहे हो।
ठीक करने का मतलब क्या होता है, आप अच्छे से करोगे, आप चार्ट वेस्ट नहीं करोगे, आप कलर्स प्रॉपरली यूज करोगे। अगर मैं आपको चेक नहीं करूंगी, हो सकता है मैं आपको बाद में देखने हो पूरा गलत हो चार्ट और मुझे फिर से देना पड़े, तो वो चीपेस्ट वे नहीं है। तो चीपेस्ट वे का मतलब है कि आपके जो पर्सन्स हैं वो वेस्टेज कम करें। वेस्टेज कब कम होगी, जब एरर्स कम होंगे। एरर्स कब कम होंगे, जब हम अपने वर्कर्स के ऊपर आई रखेंगे, हम विजिलेंट रहेंगे, मैनेजर विजिलेंट रहेगा। ठीक है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या कहता है कि आपने ये देखना है कि आपके पर्सन्स क्या कर रहे हैं। नहीं, आपको पता होना चाहिए कि आपने अपने पर्सन से क्या काम करवाना है। उसके बाद आप उनके ऊपर आई रखें, देखें कि वो सही तरीके से कर रहे हैं और चीपेस्ट वे से कर रहे हैं। The Bethlehem Steel Company, where Taylor himself worked, achieved threefold increase in productivity. बेटा उसने कहा है कि टेलर ने ये सारे साइंटिफिक मेथड यूज करने के बाद वहां की प्रोडक्शन को 3 गुना बढ़ा दिया। ठीक है, उसके जो प्रिंसिपल्स थे अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। उसने जब ऑर्गेनाइजेशन में अपनी कंपनी में अपने प्रिंसिपल्स इस्तेमाल किए तो प्रोडक्शन 3 गुना बढ़ गई। जो हमारा FW टेलर है, इसका मतलब ये स्टार्टिंग से क्या चाहता था, टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। इस पे फोकस करना है, ये 1 मार्क्स में आ सकता है कि मेन मोटिव टेलर का क्या था कि साइंटिफिक मेथड यूज करो, उससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। इसका फोकस प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में है। ठीक, पूछना है किसी को? हाँ जी अदिति, एनी क्वेश्चन? ओके, यस गौतम, एनी डाउट? गौतम सानी? नो मैम, आ गया। ठीक है, अब हम इसका सबसे पहला प्रिंसिपल करेंगे। देखिए मैं कायदे से ना ये प्रिंसिपल आपको बता ही चुकी हूँ, अब आपको इजी लगेगा। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, जो कि हमने अभी पढ़ा है। उसने कहा है कि हमने साइंस यूज करना है, कि हर चीज के पीछे लॉजिक होना चाहिए, रूल ऑफ थंब यूज नहीं करना है। ठीक है, मैं क्विकली पढ़ देती हूँ, अदरवाइज ये मैं आपको बता चुकी हूँ। Taylor pioneered the introduction of the method of scientific inquiry into the domain of management practice. टेलर ने कहा है कि मुझे मैनेजमेंट की प्रैक्टिस में क्या इंट्रोड्यूस करना है, साइंटिफिक वर्ड। वी हैव ऑलरेडी रेफर टू द लिमिटेशंस ऑफ द रूल ऑफ थंब। उसने कहा है कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि रूल ऑफ थंब की कमियां क्या है। As different managers would follow their rule of thumb, it is but a statement of obvious that all would not be equally effective. उसने कहा हर मैनेजर अपना रूल ऑफ थंब यूज करता था, तो इसलिए जो हमारे रिजल्ट्स होते थे वो इफेक्टिव नहीं होते थे। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है बेटा, देखो अगर पेपर में आ जाएगा लिखना साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, तो इतने बड़े में से आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा कि कौन सी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं वो ही लिखनी है और उन्हीं को बार बार लर्न करना है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं उनको लर्न करेंगे आप, ये नहीं है कि सारा लर्न करने बैठ जाएंगे। आपको जब भी कोई टॉपिक आएगा, जैसे एग्जाम में आएगा, एग्जाम में ना बेटा ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये मोस्टली आते हैं केस स्टडी में। केस स्टडी कैसे आती है, एक केस दिया होगा, पूरी कहानी दी होगी, कहानी के नीचे पूछा होगा कि इसमें टेलर के कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई हुआ है, तो आप उसमें से ढूंढोगे ये प्रिंसिपल। क्लियर हो गया? फिर उस पर प्रिंसिपल की 2-3 लाइनें लिखोगे। तो आपने हर प्रिंसिपल को सिर्फ 2 नंबर के लिए रेडी करना है। साइंस नोट रूल ऑफ थंब 2 नंबर के लिए। 2 नंबर में कितनी लाइनें आएंगी? मैक्सिमम 4 लाइनें। इतने सारे पैराग्राफ में वो होनी चाहिए जो बेस्ट लाइनें हो, जिसको कि एग्जामिनर देख के आपको 4 में से 4 नंबर दे। अब आपको ये देखना है कि इतने पैराग्राफ की बेस्ट लाइन कौन सी है, ये आप देखेंगे, उसको अंडरलाइन कीजिए, सारा पैराग्राफ को रीड करेंगे, पर उन 4 लाइनों को हम लर्न करेंगे। ऐसे तैयारी करनी है आपने बोर्ड के पेपर की। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किस तरीके में आता है। ये इतना बड़ा पैराग्राफ 2 से ज्यादा नंबर में नहीं आएगा, तो आपको इसको 2 नंबर के लिए तैयार करना है। आ जाइए इधर। टेलर बिलीव्ड, अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है, टेलर बिलीव्ड दैट देयर वाज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज इफेक्टिविटी। टेलर कहता है ये बिल्कुल गलत है, ट्रायल एंड एरर अप्रोच। उसने कहा है हर काम का एक ही तरीका होता है बेस्ट करने का। प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती हैं, उनके सॉल्यूशंस बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक ही सॉल्यूशन सबसे बेस्ट होता है जो कि प्रॉब्लम को खत्म करता है। Taylor believed that there was only one best method to maximize efficiency.
दिस मेथड कैन बी डेवलप्ड थ्रू स्टडी एंड एनालिसिस. वो मेथड कहाँ से मिलेगा? पढ़ने से. The method so developed should substitute मतलब है हटा दो. किसे हटा दो? Rule of thumb. Scientific method involved investigation of traditional methods through work study. Scientific method क्या कहता है कि हमने पुराने methods को दोबारा से पढ़ो. कैसे? work study से, unifying the best practices and developing a standard method which would be followed throughout the organization. उसने कहा एक standard तरीका ढूंढो, method ढूंढो काम करने का जो कि सारी organization में follow करो. पुराने तरीके से काम नहीं करो. According to Taylor, even a small production activity like loading pigs of iron into boxcar can be scientifically planned and managed. उसने कहा एक छोटा सा काम का है उसने कि जो पिन्स होंगे, पिन्स आयरन के पिग्स होंगे, उनको अपने डब्बे में डालना है. क्या करना है? आयरन के छोटे छोटे पिग्स होंगे जो उनको उठा के डब्बे में डालना है. सिर्फ इतना सा काम है. उसने कहा इसको भी साइंटिफिक तरीके से करो. This can result in tremendous saving of human energy and well as wastage of time and material. देखो एक छोटा सा काम है, पिन उठा के डिब्बे में डालने हैं, लेकिन उसने कहा है कि ये भी साइंटिफिक तरीके से करो. सपोज करो आपने एक बॉक्स रखा हुआ है ऊपर पे, पिन्स पड़े हैं नीचे, तो एक पर्सन नीचे से ऊपर करेगा, फिर नीचे से ऊपर करेगा, तो वो थकेगा नहीं क्या? मूवमेंट्स उसकी कितनी ज्यादा होंगे. तो उसने कहा हर चीज को साइंटिफिक तरीके से करो. तो हम एक मशीन रख सकते हैं जो मशीन उस पिन का लेवल ऊपर कर देगी और हमारा एम्प्लॉय ऊपर से ऊपर डालेगा. तो देखो उसकी मूवमेंट कम होंगी ना. अगर आप एक काम को बार बार झुक के करोगे तो आप थकोगे. तो उसने कहा कि हर छोटे छोटे काम को करने के लिए साइंटिफिक तरीका ढूंढो ताकि आपका वर्कर कम थके. अगर आपका वर्कर कम थकेगा तो वो आपका काम ज्यादा करेगा. इसका मतलब ये नहीं है कि उसको थकाओ नहीं, उसको गलत तरीके से मत थकाओ. ठीक है, उसकी मूवमेंट्स कम करो, अननेसेसरी मूवमेंट्स कम करो, लेकिन उससे पूरा काम लो. This can result in tremendous saving of human energy as well as wastage of time and material. The more sophisticated the process, greater would be saving. उसने कहा जितना आपका प्रोसेस डेलिकेट तरीके से होगा, जितना प्रोसेस को आप अच्छे से समझोगे, उतनी आपकी बचत होगी. हर छोटे छोटे तरीके को भी साइंटिफिक वे से करो. In the present context, the use of internet has brought about. वो कह रहे आजकल तो इंटरनेट की वजह से बहुत सारी फैसिलिटीज मिल गई हैं. तो साइंस नोट रूल ऑफ थंब में किसी को डाउट बेटा? यस स्पर्श, कुछ पूछना है बेटा? नो मैम. हाँ जी, अब बताइए किसी को कोई डाउट है? देन लेट मी नो. किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ जी, निदित, गौतम, किसी को कोई डाउट? नो मैम. ठीक है, आज मैंने आपको क्या होमवर्क दिया है, आपको वो होमवर्क करके आना है. आई हैव गिवन यू FW टेलर, उसके बारे में स्लाइड्स आप जरूर करें. तो दैट इज आवाज नहीं आ रही. अच्छा बेटा, FW टेलर का लिख लेना जो आपको होमवर्क में दिया है मैंने. ठीक है, बस यही होमवर्क है. Yes. हाँ जी बस. और साथ में रिवाइज करो और FW टेलर का जरूर लिखना है. मे बी दैट विल कम इन मल्टीपल चॉइस. ठीक है मैम, आपको होमवर्क कहाँ पे सेंड करना है? बेटा, होमवर्क ना आप एडुनेक्स के थ्रू ही करो. कर मैंने एडुनेक्स का आपको भेजा था पूरी इंफॉर्मेशन हाउ टू ओपन इट. एडुनेक्स में ही. हाँ नुजत बोलो. सेंड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा. सेंड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा उसमें? नो मैम. है बेटा, उसमें स्टूडेंट्स बेटा भेज रहे हैं. उसमें एक बार ध्यान से खोल के देखो बेटे, सेंड का ऑप्शन है. मैम नहीं है मैम, कल पूरा ढूंढा हमने, मिला ही नहीं है. मैम, हमने ढूंढा मिला ही नहीं. अच्छा, मैं आपको प्रोसीजर भेज दूंगी जैसे कल मैंने प्रोसीजर भेजा था ना बेटा. ठीक है, ओके मैम. आपको वैसे ही प्रोसीजर भेज दूंगी, फिर आप उसमें होमवर्क डाल देंगे. फाइन. ओके मैम. चलिए, ओके देन बाय बेटा. नेक्स्ट सेशन भी शुरू हो गया आपका. थैंक यू मैम. बाय मैम. बाय.